हे एवरीबॉडी, कैसे हो। हम आ चुके हैं फ्लेम एम्पर के एपिसोड नंबर 55 पे और इसमें आप सभी को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जियान जा रहा है 4 स्टार 2 दिन ब्रेक थ्रू करने और फाइनली जियान इस कंपटीशन में तहलका मचाना शुरू करेगा। इस चीज को आप शुरू से ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर अभी तक आपने हेल गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको नीचे दिया गया रेड बटन प्रेस कर लेना चाहिए सो दैट आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो अब जरा जान लेते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था। वैसे पिछले एपिसोड का मेन फोकस होता है हेवली फायर सेक्रेट टाइगर और थंडर वुल्फ किंग की फाइट के ऊपर। उसके बारे में आप डायरेक्टली पिछले एपिसोड को देख के जान सकते हो। एंड में जाके दोनों बीस्ट अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। उस थंडर वुल्फ किंग ने इस्तेमाल किया था एक थंडर नेट का और वहीं पे सेक्रेट टाइगर इस्तेमाल करता है एक बहुत ही बड़ी आग के गोले को। ये टेक्निक कुछ जियान की जैसी ही होती है। इसमें उसने अपनी फ्लेम्स को कंप्रेस कर लिया होता है। जब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। दोनों ही टेक्निक्स एक दूसरे को डिवावर करने की कोशिश करती हैं। जब सभी को ऐसा लग रहा था कि वो थंडर नेट जीत जाएगा तभी उस रेड फायर ऑर्ब के अंदर से एक एजर फ्लेम बाहर आती है। इसके सामने वो थंडर नेट बिल्कुल टिक नहीं पाता। फिर ये एजर फ्लेम जाकर लिपट जाती है उस थंडर वुल्फ से जिसे यू हाई और यू जे ने समन किया होता है। वो थंडर वुल्फ किंग इस एजर फायर से ये छुटकारा पाई पाया था तभी हेवली फ्लेम से टाइगर का वो लाइट ऑर्ब उसकी बॉडी से जाके टकराता है और इस तरीके से उसकी हो जाती है हार। क्योंकि दोनों भाइयों का ट्रम्प कार्ड था तो जैसे ही थंडर वुल्फ किंग की हार होती है यूजिंग और यूहा यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। वो समन किया वो थंडर वुल्फ किंग पूरी तरह से इल्यूजरी हो रहा था तभी एंट्री मारता है सिल्वर मून हेवनली वुल्फ। इसे सीएन कोर्स फॉरेस्ट का राजा कह सकते हो। शायद सेम लिनेज होने की वजह से उस इल्यूजरी थंडर वुल्फ किंग को सेव कर लेता है क्योंकि अब सेकंड फ्लोर पे म्यूइंग कोई चैलेंज नहीं कर पाता है। इस वजह से वो चली जाती है थर्ड फ्लोर की तरफ और पीछे पीछे उसके सीक्रेट टाइगर गया था। दूसरी तरफ यूजिंग और यूहाई जो कि थंडर वुल्फ किंग को समन करने की वजह से काफी एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं वो एक गुफा में छिपे हुए थे। असल में यूहाई को जहाँ से व्यूइंग की इंफॉर्मेशन मिली थी लगता है उस व्यक्ति ने सीक्रेट टाइगर के बारे में इन दोनों को बताया नहीं था जिस वजह से इन दोनों की बैंड बज गई। उस बंदे को दोनों चूही वर्ड बोल रहे थे। पता नहीं उसका मुंह शायद चिड़िया जैसा होगा। चलो हमें उसके बारे में तो आगे की स्टोरी बताएगी। लेकिन ये दोनों भाई जो कि छिपे हुए होते हैं इन्हें शायद पता नहीं होता लेकिन जियान का ग्रुप इनके ऊपर आ चुका था। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। अभी हवा में फ्लोट कर रहा है जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैलाए हुए था। दोनों भाइयों के लिए बदकिस्मती की बात यह है कि वो जियान के रडार में आ जाते हैं। जियान अपनी हैवी जोन रूलर को हाथ में लेके म्यूफंग और यूरो से शीश करके बोलता है हमें अलर्ट रहना होगा। हमारे नीचे यूहाई जो कि रैंक 10th और यूजिंग जो कि इस कॉम्पिटिशन में नंबर 21 पोजीशन पे वो दोनों नीचे मौजूद है। अभी जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने तीनों को रैप करके रखा था जिसकी वजह से जियान की ग्रुप की प्रेजेंस किसी को मालूम नहीं पड़ती। जियान अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर उस डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन रून को एक्टिवेट करता है। तुरंत ही उसके शरीर से इनविजिबल पावर बाहर आने लगी थी। ये नीचे की गुफा को पूरी तरह से ढक लेती है। वहीं पे जब जियान के शब्दों को म्यूफंग ने सुना था तो वो समझ जाता है कि जियान इतना मिस्टीरियस क्यों बिहेव कर रहा होता है तो उसका टारगेट ये दोनों भाई हैं। फाइनली म्यूफंग के चेहरे पे भी एक्साइटेड एक्सप्रेशन आ जाता है और उसके हाथ में प्रकट होती है एक लकड़ी से बनी तलवार। इन दोनों के पीछे खड़ी यूरू भी कहती है लगता है ये दोनों मुसीबत में फंस गए हैं। भले वो अपनी लाइफ में पहली बार किसी के ऊपर डकैती डालने जा रही हो तब भी उसकी आंखों में एक्साइटमेंट को साफ तौर पर देखा जा सकता है। सीन लौटा था केव के अंदर। जब यूजिंग देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है वो कहता है बिग ब्रदर हमें क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स इन दोनों को पता नहीं होता कि पहले किसी जाल में फंस चुके हैं। पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के न होने की वजह से वो जियान की ग्रुप की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहे। यूहे एक विशेष आवाज में कहता है हम कुछ दिनों में इस गुफा में रुके रिकवर करेंगे। जब पॉइंट्स ग्रैबिंग कॉम्पिटिशन के आखिरी दिन आएंगे तब असली मारकाट शुरू होने वाली है और तब हमें अपना बदला लेने का मौका मिलेगा। यूहे को पता होता है कि उसका छोटा भाई कितना केयरलेस है। इस वजह से वो उसे पूछता है क्या तुम श्योर हो कि आसपास कोई भी नहीं है। यूजिंग कहता है कोई नहीं। यूहे चारों तरफ एक बार फाइनल स्कैन करता है फिर वो कहता है चलो शुरू किया जाए। दोनों भाई काफी एक मेडिटेटिव स्टेट में एंटर कर जाते हैं। इन दोनों की बॉडीज में से वो सिल्वरी लाइट बाहर आके इन दोनों को हील करने लगी थी। इस गुफा के अंदर दोनों भाइयों का ध्यान अपनी रिकवरी के ऊपर होता है। आखिरकार ये यिनकॉर्स फॉरेस्ट न जाने कितने अनजान खतरों से भरा हुआ है। अगर वो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं फिर दोनों भाई अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई कर सकते हैं। जियान अपने दोनों साथियों से हल्की आवाज में कहता है यूरो म्यूफंग तुम दोनों मिलकर उस यूजिंग को संभालोगे। मैं उस यूहाई को देखता हूँ। जैसे उसके मुंह से शब्द बाहर आते हैं एक टेरिफाइंग ऑरा इस पूरी केव को घेर लेता है। इस गुफा की जो शांति अभी तक बरकरार रही थी वो अंततः भंग हो जाती है। सबसे पहले एक्शन लेने वाला जियान था। जियान अपनी हैवी रूलर को ऊपर उठा के मेडिटेशन कर रही यूहाई की तरफ स्लैश कर देता है। एक बहुत ही बड़ा फायरी ब्लेड जिसका आकार 10 फीट बड़ा होगा वो यूहाई
यूहे की तरफ आगे बढ़ गया था। इस एनर्जी ग्लो के साथ एक फायर ड्रैगन भी जा रहा था। इस तरीके की स्लैश का जियान का सबसे टेरिफाइंग अटैक था। ऑफ कोर्स म्यूफंग और यूरू भी समय बर्बाद नहीं करते। दोनों ने अपनी अपनी टेक्निक्स को अनलीश कर दिया था। अचानक से इस अटैक की वजह से यूहा एकदम चौकन्ना हो जाता है। वो अपने भाई यूजिंग को ढकेल के बोलता है, हमारे ऊपर हमला करने की किसकी हिम्मत हो गई। जैसे तैसे करके उसने जियान की पहली स्ट्राइक को डॉज किया था। बस बात ऐसी होती है कि अचानक से अपनी मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आने की वजह से दोनों भाई पफ पफ की आवाज के साथ खून फेंकते हैं। पिछले अटैक के अंदर फियर्स फ्लेम पावर को सेंस करके यूजिंग कहता है, क्या वो फ्लेम टाइगर हमारे पीछे पड़ा हुआ है? लेकिन उसने तुरंत ही अपने सिर को हिला भी दिया था। वो कहता है, नहीं, ये फ्लेम्स उस बीस्ट की फ्लेम से कई गुना इंटेंस है। अभी यूहे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपनी सराउंडिंग को ध्यान से स्कैन कर रहा होता है। बस उसके लिए अफसोस की बात यह थी कि उसे कोई मिलता नहीं है। वो अपने भाई को चेतावनी देती हुए बोलता है, नहीं, ये बाकी के कंटेस्टेंट होंगे। इन दोनों को बियर्ड्स अपनी ऊर्जा को बर्बाद करते हुए देख जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई होती है। वो अपने आप को काफी अच्छे से हाइड कर रहा था। भले दोनों भाई चोटिल हो, लेकिन ये दोनों लेट से 4 स्टार दूधी एक्सपर्ट्स हैं। वो कहा जाता है कि ऊंट चाहे कितना भी सूख जाए, वो एक कुत्ते से हमेशा बड़ा रहता है। एक की फ्लैश में जियान के हाथ में एक व्हाइट स्क्रोल अपीयर हुआ था। जियान चैंट करके बोलता है, डिवाइन मूवमेंट एक्टिवेट। उसके आईब्रोज के बीच में से एक मेंटल स्ट्रेंथ की वेव बाहर आती है। इस एनर्जी ने पूरी केव को ढक लिया था। ऐसे बदलाव को यूहाई भी डिटेक्ट कर लेता है। तुरंत ही हम उसके चेहरे पे एक शॉक को फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो कहता है, एक फॉर्मेशन। तो पिछला अटैक हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। वो अपनी पूरी ताकत लगा के जो भी बची हुई ऊर्जा होती है उसे इस गुफा के चारों कोनों में भेजता है, जिससे इस फॉर्मेशन को तोड़ा जा सके। जियान इन दोनों को स्ट्रगल करते हुए देख बोलता है, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पे मौजूद हो तो फिर तुम दोनों को थोड़ी देर और रुकना चाहिए। लेकिन लगता है तुम दोनों को कैप्चर करना इतना आसान भी नहीं होने वाला। ये फॉर्मेशन एक 3 स्टार दूधी को आराम से फंसा सकती है। भले ही दोनों इंजर्ड हो, तब इनकी लेट से 4 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ को देखते हुए इन्हें पूरी तरह से रेस्ट्रेन करने में टाइम लगेगा। वो म्यूफंग और यूरू से कहता है, इन दोनों को थोड़ी देर के लिए मेरे लिए रोक के रखो, मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए। ये कहते कहते उसकी बॉडी में से एक भभकता हुआ तापमान बाहर आने लगा था। ये सुन के यूरू और म्यूफंग दोनों नोट करते हैं। भले ही दोनों को पता ना हो कि जियान क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जियान के शरीर से जो पावर बाहर एमिट हो रही थी उसे दोनों ही सेंस कर पा रहे थे। जब ये फ्लेम रिलीज होती है तो वो फॉर्मेशन जिसने इस गुफा को पूरी तरह से ढका होता है उसके ऊपर एक और फ्लेम की लेयर बन जाती है। आखिरकार ये फॉर्मेशन एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है। इसे अपने अपोनेंट्स को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। इस फॉर्मेशन के बीच बीच में सस्पेंड होता है एक सफेद रंग का स्क्रोल। इसके ऊपर 3000 कोड इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब होती हैं। जियान कहता है 3000 इंस्क्रिप्शंस। भले ये 2 3 स्टार दूधी को ट्रैप करने के लिए काफी हो, लेकिन 2 लेट से 4 स्टार दूधी के लिए ये काफी चुनौती भरा होगा, क्योंकि जियान के पास सफिशिएंट मेंटल पावर नहीं होती। उसकी मैक्सिमम लिमिट बस यहाँ तक ही आती है। अगर उसने सोल सीड को हासिल नहीं किया होता तो शायद वो इस लेवल पे भी नहीं पहुंच पाता। दूसरी तरफ बैंग 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 की आवाज के साथ यूहे और यूजिंग अपने अटैक्स को चारों तरफ लॉन्च कर रहे थे। गुफा के अंदर कई एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं। यूहे चिल्ला के बोलता है, डैम इट, आखिर तुम कौन हो? भले इस फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए म्यूफंग और यूरू अपनी एनर्जी को लगातार सप्लाई कर रहे हो, तब भी उन दोनों को पता होता है कि समय काफी कम बचा है। म्यूफंग कुछ हैंडसीज को फॉर्म करके बोलता है, यिन यांग 8 ट्राइग्राम्स 5 एलिमेंट्स फ्लेम एम्पलीफाई। अचानक से फॉर्मेशन की पावर स्काई रॉकेट हो जाती है। अचानक से इसके पावर लेवल्स वहां तक पहुंच गए थे कि इसे एक लेट से 4 स्टार दूधी भी ब्रेक नहीं कर सकता। यूहे जो कि चोटिल होने के बाद भी काफी सतर्क होता है। वो समझ जाता है कि हमलावरों के पास अच्छी स्किल्स हैं। उसके अपोनेंट उसे डायरेक्ट फाइट नहीं करना चाहते। यूहे चिल्ला के बोलते, यूजिंग मेरे साथ अटैक करो, हमें इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा। इस मोमेंट में दोनों भाई फाइनल पुश के साथ अपनी अल्टीमेट टेक्निक्स को अनलीश करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। यूहे जिसकी बॉडी में से एक्सप्लोजिव सिल्वरी लाइट बाहर आ रही होती है, वो चिल्ला के बोलते हैं, मूर्ख, क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 3000 पैटर्न वाली फॉर्मेशन मुझे रोक सकती है? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लेट स्टेज 4 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ कैसी होती है। यूहे के अटैक का नाम होता है मिंगुई फिंगर। वहीं पर यूजिंग ने यूजियांग पाम का इस्तेमाल किया था। जब ये दोनों फुल पावर वाले अटैक इस फॉर्मेशन की एक वॉल से टकराते हैं, पफ पफ की आवाज के साथ म्यूफंग और यूरू दोनों खून फेंकते हुए पीछे चले जाते हैं। बस यही वो पल होता है जब जियान ने अपनी आंखें खोली थी। उसके हाथ में एक ऐसा भयंकर सा लाइट ऑर्ब होता है जिसमें अब तक की सबसे खतरनाक लेवल की पावर छिपी होती है। क्योंकि यूहे और यूजिंग के पिछले अटैक की वजह से यूरू और म्यूफंग अपनी पोजीशन से हट गए होते हैं। इससे जियान का ग्रुप और इनविजिबल नहीं रह पाता। ये गुफा जिसके अंदर बहुत ही कम रोशनी मौजूद थी, उसमें फाइनली वो 3 फिगर्स दिखाई देते हैं जिन्होंने यूहाई और यूजिंग की नाक में दम करके रखा था। सबसे पहले यूहाई का ध्यान जाता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वुमन पे। इसे एक सायन दुगी ने सराउंड करके रखा था। वही में लेफ्ट में एक बंदा होता है जिसने डाओइस्ट रोब पहन के रखे थे। लेकिन जिसने दोनों भाइयों के ध्यान को सबसे ज्यादा आकर्षित किया था वो दोनों फिगर्स के बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति था। इसके पीठ पे एक बड़ी सी रूलर होती है। एक्चुअली में दोनों जियान को नहीं देख
देख रहे थे, बल्कि इन दोनों की नजरें टिकी होती है उस ब्यूटीफुल से फायर लोटस के ऊपर जो जियान की हथेली के ऊपर डांस कर रहा होता है। वो छोटा सा फायर लोटस जो कि अपने अंदर बहुत सारे रंगों को छिपाए हुए होता है, उसके चारों तरफ एक छोटा सा ड्रैगन घूम रहा था। यूहा इस चीज के अंदर से एक बहुत ही टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव ऑरा को सेंस कर पा रहा था। लगता है ये चीज फाइनली दोनों यूहे और यूजिंग को होश में लाती है। अचानक से दोनों का चेहरा हॉरर से भर जाता है। ऑफ कोर्स इससे पहले दोनों एक्शन ले पाते जियान ने रिएक्ट किया था। जियान कहता है तुम दोनों कहाँ पे जा रहे हो। ये कह के जियान अपनी हथेली को हल्का सा झटका देता है। वो कहता है लोटस ऑफ एनालाइजेशन इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दो। उसके मुंह से शब्द बाहर आई होते हैं। वो रंग बिरंगा फायर लोटस स्पीड ऑफ साउंड के साथ आगे बढ़ जाता है। हवा में जहाँ जहाँ से फायर लोटस गुजर रहा था वो स्पेस एकदम थरथरा जाता है। लगता है इस फायर लोटस की ओवरवेलिंग पावर को ये स्पेस संभाल नहीं पा रहा है। इस मोमेंट में जो रियलिटी का फैब्रिक होता है वो भी चकनाचूर होने की कगार पे आ गया था। एक इंस्टेंट के अंदर जियान का फायर लोटस उन दोनों भाइयों के सामने पहुंच जाता है। फिर हम उस छोटे से ड्रैगन को एक ही पल के अंदर एक कोलोसल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। इस भयानक से फायर ड्रैगन के पेट में होता है वो फायर लोटस। लोटस ऑफ एनालाइजेशन की टेरिफाइंग पावर एक ही मोमेंट में दोनों भाइयों को निकल जाती है। बूम 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 की आवाज के साथ इस गुफा के अंदर से बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी वेव्स रिलीज होने लगी थी। भले ही दोनों भाइयों के पास लेट स्टेज 4 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ हो, तब भी ऐसे एक्सप्लोजन के सामने कहा नहीं जा सकता कि दोनों इससे डेफिनेटली सर्वाइव भी कर पाएंगे। अभी जियान तेजी से खांस रहा होता है। इतने पावरफुल अटैक को अनलीश करने की वजह से उसे भी कुछ अंदरूनी चोटें पहुंची थी, लेकिन असल में उसके तेजी से खांसने का रीजन उसकी फॉर्मेशन का डिस्ट्रॉय होना होता है। क्योंकि वो खुद फॉर्मेशन मास्टर होता है, उसकी फॉर्मेशन के तबाह होने की वजह से उसे डायरेक्ट बैकलैश पहुंचती है और तो उसके शरीर की जो बची हुई एनर्जी होती है उसे निगल लेता है लोटस ऑफ एनाहिलेशन। अभी जियान के होठों के कोने से खून बाहर आ रहा होता है। यूरो बिना हेजिटेशन के कुछ मेडिसिन पिल्स को बाहर निकालती है। वो जियान को सपोर्ट करती हुई बोलती है जियान क्या तुम ठीक हो। जब यूरो इतनी सारी मेडिसिन पिल्स को जियान के मुंह में घुसेड़ने की कोशिश करती है, जियान एक डेस्परेट आवाज में कहता है ठीक है रुक जाओ, क्या तुम इतनी सारी मेडिसिन पिल्स का इस्तेमाल करके मेरी जान लेना चाहती हो। अब यूरो के हाथ तो पॉज हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे से वो चिंता से भरा एक्सप्रेशन जाता नहीं है। इसे देख के जियान के चेहरे पे भी हेल्पलेस स्माइल आ जाती है। वो महसूस कर पाता है कि यूरो उसके लिए जेन्युइन केयर दिखा रही है। वो एक गहरी सांस लेके अपनी कंडीशन को स्टेबलाइज करने लगता है। यूरो ने जिन कीमती मेडिसिन पिल्स को जियान को दिया होता है, उनकी मेडिसिन एनर्जी जियान को काफी जल्दी हील करने लगी थी। जियान और यूरो को एक दूसरे के साथ इस तरीके से बर्ताव करते हुए देख म्यूफेंग एक बिल्कुल हल्की आवाज में बड़बड़ाते हुए बोलता है भले ही तुम दोनों कपल हो, लेकिन इसमें से क्या स्पेशल बात है। अभी म्यूफेंग की दिल और दिमाग की गहराइयों में उसका जियान का परसेप्शन बदल चुका था। भले वो पहली बार टी हाउस और दूसरी बार उस डीप पूल के बगल में जियान से मिल चुका हो, तब भी म्यूफेंग को हमेशा अंदर से एक ऐसा अंदेशा था कि जियान के अंदर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीक्रेट छिपा हुआ है। बस म्यूफेंग ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि जियान के पास वो पावर होगी जो एक लेट से 4 स्टार दूधी को खत्म कर सकती है। आखिरकार जियान के अभी की स्ट्रेंथ बस 3 स्टार दूधी के पीक लेवल की है। दूधी क्लास के स्टेज के लेवल्स का गैप बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जियान खुद 4 स्टार दूधी लेवल पे है। वो इस चीज को और भी अच्छे से जानता था। अगर जियान की जगह पे म्यूफेंग होता तो भले यूजिंग और यूहाई दोनों इंजर्ड हो चुके हो, तब भी उन दोनों को हराने में म्यूफेंग को अपनी सारी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता। वहीं पे जियान ने काम बस कुछ मूव्स में करके दिखा दिया है। जब एक्सप्लोजन पूरी तरह से शांत होता है, सबसे पहले शांति को तोड़ने वाला म्यूफेंग था। वो कहता है क्या दोनों खत्म हो चुके हैं। इस पूरी टूटी फूटी केव को सेंस करने के बाद भी वो यूहाई और यूजिंग के औरों को सेंस नहीं कर पा रहा था। अभी जियान की सेंसेस भी चारों तरफ फैलती हैं। वो अपनी आंखें नैरो करके बोलता है आखिर तो लेट स्टेज 4 स्टार दूधी को खत्म करना इतना आसान कैसे हो सकता है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। अचानक से वॉइड के अंदर से किसी की तेज खांसने की आवाज बाहर आती है। यूहे का फिगर जो कि पूरी तरीके से खून से रंगा हुआ होता है, वो तीनों के सामने आया था। अभी उसके शरीर का शायद ऐसा कोई हिस्सा बचा हो जहाँ गहरे गहरे घाव मौजूद नहीं थे। अभी उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ रखा होता है, इसे वो अपने सीने के पास लगाए हुए था। यूहे काफी खून फेंकने के बाद जियान को घूरते हुए बोलता है तू लड़के, जैसे मैं एक बार रिकवर होता हूँ तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जियान एक कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम सर्वाइव करोगे, लेकिन तुमने मेरे अटैक से बचने के लिए अपने भाई को ही ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। क्यों तुम सच में बिल्कुल निर्दयी हो। जियान बिल्कुल सही कह रहा था। उस टेरिफाइंग लोटस ऑफ एनाहिलेशन से बचने के लिए यूहे ने अपने छोटे भाई यूजिंग को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था, वरना इसके लिए सर्वाइव करना शायद पॉसिबल नहीं था। यूहे कुछ और देर तक खांसने के बाद बोलता है कि इस दुनिया में बस जीतने वाला राजा होता है। वो अपने आप को लगातार होशो हवास में रखने की कोशिश कर रहा होता है। वो जानता था कि अगर वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो देता है तो ये उसका अंत होगा। यूहे कहता है तुम्हें ये पॉइंट्स चाहिए राइट, अगर मैं इन्हें तुम्हारे हवाले कर देता हूँ तो क्या तुम मुझे जीने दोगे। ये सुन के जियान के चेहरे की कोल्ड स्माइल और भी फैल जाती है। वो कहता है तुम्हारे पैंतरे मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले, मैं सिर्फ तुम्हारे पॉइंट्स के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारी जान के पीछे हूँ। ये कह के जियान एक फायरी ग्लो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो सीधा यूहे की तरफ
तरफ शूट हो गया था। वो जानता था कि एक लेट से 4 स्टार दोदी से फाइट करने के बाद अगर वो इस पूरे मैटर को अच्छे से फिनिश नहीं करता है तो फ्यूचर में उसके लिए काफी परेशानियां खड़ी होंगी। यूहे जिसकी आंखों में जहर भरा होता है वो आगे बढ़ रही जियान की तरफ देख के बोलता है, डैम इट, अगर मैं रिकवर हो पाया तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि तुम्हारी मौत बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। फिर बिना हेजिटेशन के अपने टोकन को क्रश कर देता है। तुरंत ही यूहे का फिगर डिस्टॉर्ट होने लगा था। हम उसे कई लाइट फ्रेगमेंट्स में ट्रांसफॉर्म होकर इस जगह से गायब होते हुए देखते हैं। साफ तौर पर यूहे ने अपने टोकन को तबाह करके अपने आप को इस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया है। ऐसे सीन को देख के जियान दांती मींच के बोलता है, डैम इट, भले ही उसने यूहे को इस कंपटीशन से बाहर फेंक दिया हो तभी उसके पॉइंट्स जियान को हासिल नहीं हुए हैं। जियान कहता है उसके पॉइंट्स के बारे में क्या, बैटल खत्म हो चुकी थी। ऑल्दो पिछले चैप्टर्स में बताया नहीं गया है कि क्या यूहाई का छोटा भाई यूजिंग अपनी जान को बचा पाया है। सो चलो हम इसे फ्यूचर के लिए छोड़ते हैं। अभी हम ये मान के चलते हैं कि यूहे और यूजिंग दोनों ही जियान के चंगुल से बचने में सफल रहे हैं। हालांकि जियान यूहाई का काम तमाम करना चाहता था लेकिन कंपटीशन टोकन के मिस्टीरियस इफेक्ट की वजह से वो इस इन्फर्नल कॉज फॉरेस्ट से तुरंत ही बाहर जा पाया। इसके सामने जियान भी बिल्कुल हताश महसूस करता है। बस जियान को समझ में नहीं आता कि अगर कोई इस मोमेंट पे अपने टोकन को क्रश कर देता है तो क्या उसके साथ उसके पॉइंट्स भी गायब होने वाले हैं। इन पॉइंट्स के लिए जियान ने जी जान लगा दी थी। वैसे वो 9 सुपर सेक्स की रैंकिंग में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होता लेकिन उसे ये पता होता है कि सिर्फ टॉप 10 रैंकिंग वाले एक्सपर्ट्स ही स्वालनिक रॉयल फैमिली में एंटर कर पाएंगे जहाँ पे वो होली फ्लेम मौजूद है और जियान उस मौके को बिल्कुल जाने नहीं दे सकता, फिर चाहे उसे कितनी भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े। इससे पहले एंजाइटी जियान की खोपड़ी को फ्राई कर देती। बगल में खड़ी यूरू कहती है वो पॉइंट्स हमारे ऊपर ट्रांसफर हो गए। ये सुन के जियान ने तुरंत ही अपने टोकन को बाहर निकाला था। उसकी आंखें तब लाइट बल्ब जैसी हो जाती हैं जब उन्हें 500 पॉइंट्स को 25,000 में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखता है और उसके सामने बोल्ड लेटर्स में 10th लिखा होता है। बेसिकली जियान इस कॉम्पिटिशन के 10वें पायदान पे आ गया था। वो खुशी से भरी आवाज में कहता है, फाइनली। ऐसे पागलपन से भरे प्लानिंग के ऊपर काम करने की बस किसी जियान की जैसे इंसान के पास ही हिम्मत हो सकती है। म्यूफंग भी हंस के बोलता है, तुम्हारी वजह से हम भी लकी हो गए। जब वो अपना टोकन जियान को दिखाता है अभी म्यूफंग के पॉइंट्स हो चुके थे 13,000। इन पॉइंट्स ने म्यूफंग को 94वें स्थान पे पहुंचा दिया था। म्यूफंग के इस रिजल्ट को देख के जियान की बहुत इच्छा होती है कि वो उसे अपने साथ बर्निंग इंसेंस पवेलियन खींच ले। अभी यूरो के पॉइंट्स भी 12,700 हो चुके होते हैं और वो पहुंच गई थी 99th रैंक पे। जब आज के दिन का मामला खत्म होता है इस नई रैंकिंग के मैसेज इस जंगल के अंदर मौजूद सारे पार्टिसिपेंट्स के टोकन तक पहुंच जाते हैं। पहला मैसेज होता है जियान, उसकी स्ट्रेंथ बताई जाती है 3 स्टार 2 एम्पर के पीक की और जियान ने यूहाई से फाइट करके जीत हासिल करी और उसकी रैंक 10th हो चुकी है। फिर यूरो और म्यूफंग जो कि यूजिंग के ऊपर जीत हासिल कर पाए हैं ये दोनों 99 और 94 पायदान में पहुंच जाते हैं। फिर पीछे से इन दोनों की स्ट्रेंथ बताई जाती है। जब अचानक से रैंकिंग सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव होता है तो 9 सुपर सेक्स के एल्डर्स जो कि इस पॉइंट कंपटीशन को देख रहे होते हैं वो भी इस रैंकिंग को नोटिस करते हैं। इस कॉर्स फॉरेस्ट से बाहर एक पवेलियन में ओडू जियान के साहस की तारीफ करते हुए बोलते हैं, हाँ ये जियान सिर्फ टैलेंट को ही पोजेस नहीं करता है बल्कि इसके पास हिम्मत की भी कमी नहीं है। एक पीक 3 स्टार 2 एम्पर को इस तरीके से परफॉर्म करते हुए हमने भी काफी रेयरली देखा है। बगल में बैठी वूजांग भी नोट करके बोलते हैं, हाँ पिछले 1000 साल में इतनी कम उम्र में जियान इस लेवल की सोल पावर को अचीव कर पाया है। मैं भी काफी क्यूरियस हो चुका हूँ कि आगे आने वाले राउंड्स में ये बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा। वूजांग से हुडू सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या जियान अभी की अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस 10th पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा, क्योंकि सारे टॉप कंटेंडर्स 4 स्टार 2 एम्पर के लेट स्टेज पे पहुंच चुके हैं और मूविंग तो 4 स्टार 2 डी के पीक पे है। इसके रिप्लाई में वूजांग स्माइल करते हैं। वो कहते हैं इसके लिए तो हमें आगे देखना होगा, लेकिन जियान इतना सिंपल नहीं है जितना वो सरफेस पे दिखाई दे रहा है। सीन शिफ्ट होता है वापस से कॉर्स फॉरेस्ट की तरफ। रैंकिंग में से बदलाव की वजह से अभी जंगल में काफी खलबली मच गई थी। एक बंदा जो कि बड़ी सी कुल्हाड़ी को रखता है और जिसका नाम था शोनी, जब उसकी नजरें 10th पोजीशन पे जाती है उसकी आंखें आग उगलने लगी थी। वो कहता है ये क्या बकवास है, एक 3 स्टार 2 एम्पर 10th पोजीशन पे पहुंच गया। इस पॉइंट्स ग्रैबिंग कंपटीशन में इस बंदे की पोजीशन 11th होती है। जूनी की स्ट्रेंथ 4 स्टार 2 डी के लेट स्टेज पे होती है। वो ऊपर की तरफ देख के बोलते हैं, जियान अगर तुम मुझे मिल जाते हो तो मैं तुम्हें अपने पॉइंट्स को मुझे देने पे मजबूर कर दूंगा। इवन म्यूइंग जो कि 3rd फ्लोर के एंट्रेंस पे होती है वो भी 10th प्लेस को देख के सरप्राइज हो चुकी थी। वो कहती है 3 स्टार 2 डी 10th प्लेस पे। लगता है इस जियान के पास काफी ट्रिक्स हैं। वहीं पे जियान जिसके चेहरे के रंग थोड़े से सही हो रहे थे उसे देख के यूरू पूछती है, जियान क्या तुम ठीक हो? जियान कहता है मुझे कुछ समय के लिए प्रोटेक्ट करो, मुझे हील होने में थोड़ा सा समय लगेगा। जब वो फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करके उस मेडिसिन स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने लगा था गोल्डन रैंकिंग की आवाज उसके दिमाग में ट्रांसमिट होती है। वो कहते हैं, जियान क्योंकि लॉन्गी तुम्हारे सामने सबमिट करने के लिए तैयार हो गया है और समय आ गया जब अपनी सिंसियरिटी दिखाए। ये सुन के जियान की आंखें ब्राइट हो जाती हैं। वो देखता है अपनी हैवी जॉन रूलर को जिसके एक सरफेस पे एक इंट्रिकेट ड्रैगन पैटर्न मौजूद
होता है। ऐसा लगता है जियान के इंटेंट को लोंगी ने सेंस कर लिया था। हम उस ड्रैगन टैटू को ग्लो होते हुए देखते हैं। लोंगी को भी कहीं न कहीं पता होता है कि एक दिन उन्हें अपनी लॉयल्टी का टेस्ट जरूर देना होगा। तब भी लोंगी इतनी आसानी से जियान को कोई फायदा नहीं देना चाहते थे। वो गुस्से से भरी आवाज में कहते हैं, जियान तुम्हें क्या चाहिए? उनके लिए गोल्डन ड्रैगन किंग किसी गॉड की तरह होते हैं। लोंगी को बिलीव नहीं होता कि गोल्डन ड्रैगन किंग का आइडिया है, बल्कि लोंगी को लग रहा होता है कि जियान का खुद का आइडिया है। जियान एक हल्की स्माइल के साथ बोलता है, लोंगी हमारे अंदर की फ्लेम काफी अनयूजुअल है, और क्योंकि तुमने मुझे फॉलो करने का फैसला लिया है तो फिर तुम्हें अपनी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। आखिरकार तुम मेरे बहुत सारे राजों को जान चुके हो। भले ही गोल्डन ड्रैगन किंग से तुम्हारा ताल्लुकात हो, तभी वो तुम्हें मुझसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के लोंगी स्टार्टर हो गए थे। वो जियान से कहते हैं, डैम इट, तुम्हें आखिर मेरी फ्लेम के बारे में कैसे मालूम पड़ा? क्या ये तुम्हारी सोल पावर की वजह से है? इस समय लोंगी के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। हाँ, ये बात सच थी कि सीक्रेट रियल्म के अंदर लोंगी ने जियान से एक राज छिपाया था। लोंगी पिछले हजारों सालों से सीक्रेट रियल्म के अंदर कैद थे। ये बात आधी सच होती है। ये भी सच होता है कि लोंगी को उस रियल्म में इस चीज का लालच दे के फंसाया गया था कि उस सीक्रेट रियल्म के अंदर लोंगी अपनी ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस कर सकते हैं। फिर उन तीनों ने मिलकर लोंगी की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन लोंगी की सोल सर्वाइव करती रही। उन एक्सपर्ट्स के पास पावरफुल इमोर्टल सोल्स होती हैं, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ा, जो इमोर्टल सोल इस रियल्म के अंदर रह गई थी उसकी पावर घटती चली गई। इसी वजह से भले जियान भी सेंस कर पा रहा हो कि इमोर्टल सोल काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो तब भी अपनी हैवी जोन को प्रेफर करता है। बस बात ऐसी होती है कि लोंगी ने एक चीज जियान को बताई नहीं होती। जिस चीज की वजह से उन एक्सपर्ट्स ने लोंगी को टारगेट किया था वो लोंगी के अंदर की फ्लेम होती है। लोंगी एक फायर ड्रैगन थे। वो अपने जैसे ड्रैगन्स के बीच में भी अपनी फरोशियस फायर पावर के लिए जाने जाते थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उनके फ्लेम पावर वाली ब्लड लाइन म्यूटेट होती गई। ऐसा होने पे लोंगी की फ्लेम के अंदर बहुत ही टेरिफाइंग पावर आ गई है। ये म्यूटेटेड फ्लेम, जिसका नाम ब्लड फ्लेम होता है, वो नेचुरल ड्रैगन फायर और लोंगी के ब्लड का एक फ्यूजन थी। ये कोई ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं होती। इसके अंदर ऐसी पावर होती है जिसे दुश्मन का खून भी जलने लगता है। भले ये फ्लेम लोंगी के नीचे के एक्सपर्ट्स के खिलाफ इफेक्टिव हो, अब ये काफी बड़ा एडवांटेज होता है। सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज ये है कि और मैजिकल बीस्ट की ब्लड लाइन को सप्रेस कर सकती है। वो क्लाइंट्स जो कि मैजिकल बीस्ट से डील करते हैं, ये जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लड लाइन है। ये लोंगी की ब्लड फ्लेम उन सभी के खिलाफ एकदम काल की जैसी है। अंग्रेजी में बोले तो नेमेसिस। लोंगी ने इस राज को जियान से छिपा के रखा था, क्योंकि अगर उन्हें जियान अपनी रूलर से रिलीज कर देता है तो वो अपनी सोल फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएंगे। जियान के साथ कुछ समय गुजारने के बाद लोंगी को मालूम पड़ा था कि जियान के पास 22 तरीके की बहुत ही खतरनाक फ्लेम्स हैं। ये फ्लेम्स लोंगी को भी खतरा महसूस करवाती हैं। इस चीज की वजह से लोंगी भी कंफ्यूज हो गए थे। आखिर कोई अपने अंदर इतनी सारी फ्लेम्स को एक साथ कैसे रख सकता है? ये चीज लोंगी के लिए शॉकिंग इसलिए होती है क्योंकि जियान इन सारी फ्लेम्स को साथ में इस्तेमाल कर पा रहा था। हमें पता होना चाहिए कि फ्लेम्स को मर्ज करना सबसे डिफिकल्ट कामों में से एक है। इन सवालों के जवाब भी लोंगी को मिले नहीं होते हैं, तभी लोंगी को एक नई डिस्कवरी होती है। वो पाते हैं कि जियान की फ्लेम उनकी फ्लेम को डिवावर करने की कोशिश कर रही है। फिर जियान की फ्लेम की डर की वजह से लोंगी एंशिएंट रूलर में और भी गहराई में छिप गए थे। लोंगी घुर्राते हुए बोलते हैं, जियान तुम्हें ज्यादा पुश मत करो। अभी जियान के चेहरे पे एकदम खतरनाक लेवल का कॉन्फिडेंस मौजूद था। वही काम आवाज में कहता है, लोंगी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी यूनिक कंडीशन के बारे में गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुझे बता दिया है। अगर तुम आज मेरी हेल्प करते हो तो मैं एक दिन तुम्हारे लिए पर्सनली हेवनली ट्रिब्यूलेशन पिल को रिफाइन करूंगा। जियान के शब्दों को सुन के लोंगी एकदम स्टंड हो गए थे। वो कहते हैं, ट्रिब्यूलेशन पिल। ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन पिल ऐसी मैजिकल पिल होती है जिसे अगर कोई मैजिकल बीस्ट कंज्यूम कर लेता है तो उसके अपनी ट्रिब्यूलेशन को सर्वाइव करने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। ऐसी चीज के बारे में कोई भी स्पिरिट या फिर मैजिकल बीस्ट सपना देखेगा। सातों रियल्म्स में बस गोस्ट रियल्म्स के एक्सपर्ट्स ही ऐसे होते हैं जो कि इंसान के फॉर्म को नहीं ले सकते। बाकी के सारे जीवों के लिए इंसान के रूप में आना ये सबसे बड़ी गोल्स में से एक होता है। आखिरकार इंसान का शरीर होना ये कल्टीवेशन के पीक पे ले जाने की निशानी होती है। आफ्टर ऑल हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर जैसा क्रीचर भी ह्यूमन फॉर्म को बस कुछ ही समय के लिए रख सकता है, क्योंकि अगर ऐसा वो लंबे समय तक करता है तो उसकी जिंदगी कम होती जाएगी। वहीं पे लोंगी के हालात अलग थे। वो अपनी पहली ट्रिब्यूलेशन को इस रियल में छिपके ही पार कर पाए थे। अब उनकी सेकंड ट्रिब्यूलेशन भी पास आ चुकी है। अगर अगले 50 सालों के अंदर वो इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए तो ट्रिब्यूलेशन की वजह से लोंगी का पत्ता साफ हो जाएगा। लोंगी कोशिश आवाज में कहते हैं, क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे? जियान कहते हैं, मेरी अभी की एबिलिटीज के साथ मैं एम्पर रैंक की फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की पिल्स को रिफाइन कर सकता हूँ, और मुझे थर्ड ग्रेड की एम्पर रैंक की पिल्स को रिफाइन करने में समय नहीं लगेगा। वहीं पे अगर बात करिए ट्रिब्यूलेशन पिल की, वो बस एक 4th ईयर की पिल है। मैं भविष्य में काफी जल्दी से रिफाइन कर पाऊंगा। इस वजह से मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि तुम्हारी ट्रिब्यूलेशन के आने से पहले मैं इस पिल को तुम्हारे लिए रिफाइन करूंगा। जियान एकदम डीप आवाज में कहता है, अगर तुम मेरी सिंसियरिटी को
को देखना चाहते हो तो मैं अपनी सोल को रख के कसम खाता हूँ। ये सुन के लॉन्गी हेजिटेट करने लगे थे। वो जानते थे कि अगर वो अभी भागने की कोशिश करते हैं तो फिर भले जियान की स्ट्रेंथ 3 स्टार दोदी के पीक की हो, तब भी उसके लिए लॉन्गी को रोकना आसान नहीं होगा। लेकिन जब वो गोल्डन डैकिंग के जियान के ऊपर विश्वास के बारे में सोचते हैं तो भागने का इरादा उनके दिमाग से गायब हो जाता है। और तो अगर लॉन्गी सच में आने वाली ट्रिब्यूलेशन को सर्वाइव करना चाहते थे तो उन्हें जियान के ऊपर भरोसा करना होगा। कुछ और समय तक हेजिटेट करने के बाद लॉन्गी फाइनली जियान से एग्री कर लेते हैं। लॉन्गी की बॉडी में से रेड फ्लेम्स हैवी रूलर से होके जियान की बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है। जब जियान इस नई फिल्म की सेंसेशन को फील करता है उसके चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहता है तो ये ब्लड फ्लेम का प्राइमल एसेंस है। फाइनली उसकी नजरें आसमान की तरफ गई थी। जियान कहता है 4 स्टार दो एम्परर, अगर मैं अभी ये नहीं कर सकता तो फिर कब करूंगा। नेक्स्ट मोमेंट में जियान की बॉडी में से एक खतरनाक लेवल की सक्शन फोर्स इरप्ट होती है। वो सारी ब्लड फ्लेम एक ही बार में जियान के शरीर के अंदर चली गई थी और फ्लेम मंत्रा उसे रिफाइन करने लगता है। जब दोनों तरफ चल रहे जियान के दोनों साथी उसके शरीर में से बदलाव को देखते हैं, दोनों के चेहरों पे एस्टोनिशमेंट दिखाई देती है। मीफंग कहता है जियान क्या ये सच में अभी ब्रेक थ्रू कर रहा है। वहीं पे यूरू काफी डिफेंसिव हो गई थी। उसकी पैनी आंखें चारों तरफ देखती है। यूरू कहती है सतर्क रहो, हम किसी को जियान को डिस्टर्ब नहीं करने दे सकते। बेचारी यूरू बस ये बोल ही पाई थी तभी जंगल में किसी की तेज आवाज गूंजती है। एक फिगर जिसके हाथ में बड़ी सी कुल्हाड़ी होती है वो जियान के ग्रुप की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो कहता है जियान यू ही और यूजिंग के पॉइंट्स को मेरे हवाले कर दो और उसके बाद तुम्हें स्कॉर्स फॉरेस्ट को छोड़ के चले जाओ, मैं तब तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। यूरू एक बार देखती है जियान को जिसने ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दिया था। फाइनली उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन फ्लैश होती है। यूरू कहती है लगता है हमारे लिए मुसीबत आ गई। यार तुम लोग समझ ही गए हो कि आने वाला मेहमान है कौन, लेकिन ये जैसा रॉब लेके यहाँ पे पहुंचा है ये जाएगा उसे भी गंदी हालत को लेके। और अगर आप उस सीन को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। हम चलो आराम से जियान को ब्रेक थ्रू करने देते हैं। जहाँ तक बात है इस बंदे की, इसे यूरू और म्यूफंग का पेयर संभालेगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या फिर सजेशंस हो तो उन्हें कमेंट्स में जरूर शेयर करना, जैसे हम आगे कंटेंट को और भी इम्प्रूव कर सकें और आपको और भी अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तुम्हारे भाई का शेड्यूल थोड़ा सा टाइट चल रहा है क्योंकि इस महीने भाई के एग्जामिनेशन पढ़ने वाले हैं। इस वजह से अर्ली एक्सेस वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं क्योंकि दिन में उसे प्रिपेयर करने का समय नहीं होता है। खैर ये सब बताना शायद इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आई थॉट कि आप सभी को चीजें पता रहे। लेकिन मैं तब भी रात को अर्ली एक्सेस वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप को। ज्वाइन का ऑप्शन आपको चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।